अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन कंप्रिहेंसिव लाइफ। दिस इज मोहम्मद नोमान हियर। आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी से नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। कल हमने जिसके बारे में पढ़ा था वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि उसी से मिलता जुलता है। उसका नाम है गोल्गी अपरेटस। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम इसकी थ्योरेटिकली स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसको एक सेल में देखें, जैसे कि मैंने आपके सामने एक सेल बनाया हुआ है राउंड शेप में, तो जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि हर सेल, इस एनिमल सेल के दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास ये इस फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस फॉर्म में। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास राइबोसोम्स पड़े हुए थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी, ये छोटे छोटे हमारे पास यहाँ पे राइबोसोम्स बने हुए थे। इसके बाद हमने इसको नाम दिया था, इसको, इस जगह का जहाँ पे मतलब ये राइबोसोम पड़े थे, इसको हमने नाम दिया था RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें हमारे पास ये चीज नहीं थी, बहुत कम थी, उसको हमने नाम दिया था SER का, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया। बहरहाल जो गोल्गी ऑपरेटर्स है, ये इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होगा। मेरी बातों को आप गौर से यहाँ पे समझिएगा, यही बातें फिर मैं आपको इधर थ्योरेटिकली समझाऊंगा। अगर इनको आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत आसान है। तो अब होता क्या है कि न्यूक्लियस के करीब यहाँ पर एक स्लैंटेड बॉडीज पड़ी होती है, यहाँ पे ऐसे, इस फॉर्म एक स्लैंटेड बॉडीज पड़ी होती है, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे दूसरी, और ऐसे, इसके अलावा ये तीसरी, और ये ऐसे, ये एक ऐसे कप लाइक शेप बनी होती है, ऐसे ऐसे। इस फॉर्म में न्यूक्लियस के करीब साइटोप्लाज्म में यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्लाइटेड सैक। मतलब ये क्या होती है, ये ऐसी सैक्स कहते हैं थैलियों को, ये ऐसी फ्लैटेड चिपकी हुई थैलियां होती हैं आपस में, जो कि ये आपस में चिपकी हुई थैलियां होती हैं। और इसी को पूरे, बेसिकली इसी पूरे को नाम दिया जाता है गोल्गी अपरेटस का। लेकिन हम पढ़ते हैं कि इसका काम क्या है, कि ये होता क्यों है सेल में। अब पिछली कहानी को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं कि यहाँ पे राइबोसोम बने थे और वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते थे। अब इसी पर, यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास छोटी छोटी एक थैलियां बनेगी, इधर भी होंगी, इधर भी होगी, इधर भी हो सकती है, जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब उसमें भी यही, जाहिर बात है, प्रोटीन होंगी उसमें भी, लेकिन वो प्रोटीन जो होगी वो खाम प्रोटीन कह रहे हैं आप उसको, मतलब अभी कारामद नहीं बनी होगी वो प्रोटीन। अब ये छोटी छोटी थैलियां, मतलब जब ये राइबोसोम बन जा प्रोटीन बनाते हैं, तो ये वेजिकल्स, इनको बेसिकली जो नाम दिया जाता है, इनको इनको कहा जाता है गोल्जी वेजिकल्स। गोल्जी, इनको नाम दिया जाता है गोल्जी वेजिकल्स का नाम, जो कि मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है, VESICLES, गोल्जी वेजिकल्स इसको कहा जाता है। अब जब ये गोल्जी वेजिकल ये गोल्जी वेजिकल जब यहाँ से, मतलब जब प्रोटीन बन जाती है तो यहाँ से अलग हो जाते हैं। तो जब ये अलग हो जाते हैं, ये वाली चीज, ये फर्ज कर लें, ये वाली जो चीज है, ये अलग हो गई यहाँ से, ये यहाँ पे आ गई। जब ये चीज यहाँ पे आ गई, उसके बाद यही वाली गोल्जी सैक जो होगी, या गोल्जी वेसिकल, जो छोटी छोटी एक थैली है, ये जाती है गोल्जी अपरेटस के पास। मतलब कि इसकी भी सेल मेम्ब्रेन होती है और इसकी भी मेम्ब्रेन होती है।
हर 8 गैलीज की अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि ये वाली जो बॉडी होगी ये इसके साथ आके फ्यूज हो जाएगी, फ्यूज इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी। जब ये जुड़ जाएगी, जुड़ने के बाद ये अपने अंदर का जो मवाद होगा, जो आपको ये रेड रेड डॉट नजर आ रहे हैं, ये इसके अंदर इंजेक्ट कर लेंगे, इसके अंदर छोड़ देंगे यहाँ से, ये वाले यहाँ तक आ जाएंगे। फिर इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, मतलब ये जो प्रोटीन है या जो भी इसके अंदर जो मटेरियल्स हैं उसको कारामद बनाया जाता है, बेनिफिट बनाया जाता है, ताकि वो सेल के लिए बेनिफिट रहे या फिर सेल के बाहर जाके सेलुलर सिक्रेशन करे। ठीक है, तो मतलब फिर जब यही चीज जो होगी फिर से दोबारा एक और वेजिकल बन जाएंगे और उसमें भी अब गोल्जी वेसिकल्स होंगे, लेकिन अब वो ये वाले वेसिकल नहीं होंगे। अब वो प्रोसेस के बाद ये चेंज होकर एक नए गोल्जी वेसिकल में तब्दील हो जाएंगे। तो फिर ये यही वेसिकल जो होता है, या तो ये सेल में पड़ा रहता है कहीं पे, सेल में कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा यही वेसिकल, या फिर यही वेसिकल जो होगा, यही वेसिकल ये सेल के बाहर भी जा सकता है सेलुलर सेक्रेशन करने के लिए। एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ आपकी बुक में, उसका नाम है सेलुलर सेक्रेशन करने के लिए ये बाहर चला जाता है। तो बेसिकली ये गोल्जी अपरेटस के बारे में ये जिक्र था कि सबसे पहले एक आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके हमने दो टाइप्स पढ़े थे जो कि पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से उसके जो ये मैंने चैनल बताए थे वहां पे छोटे छोटे मतलब ये गोल्जी बॉडीज बनेंगे, और ये गोल्जी बॉडीज जो हैं, ये गोल्जी जो वेसिकल्स हैं, ये जाके इसके साथ आके जुड़ेंगे। अब ये जो हमने एक चीज बनाई थी, ये एक मतलब ये बहुत सारी मैंने फ्लैटेड बॉडीज बनाई, थैलियां बनाई है, बहुत सारी ये थैलियां बनी। अब अगर एक एक थैले को हम कहेंगे, एक थैली का नाम जो है वो है सिस्टरनी। एक एक थैले को हम कहेंगे सिस्टरनी। मजीद पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिलहाल आप इसको समझ लें। इसको हम कहेंगे सिस्टरनी के जब ये गोल्जी वेसिकल्स इस गोल्जी अपरेटस मतलब सिस्टरनी में जाते हैं तो इसके अंदर प्रोसेस होता है, पैक होते हैं, फिर इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके बाद ये गोल्जी वेसिकल जो हैं ये एक नए रुख में, एक नई शक्ल में आ जाते हैं और ये कारामद बन जाते हैं। एक और चीज जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास जो सिस्टरनी है, मतलब ये चीज जो है, ये वाली गोल्जी कप लाइक शक्ल जो हमारे कप लाइक, इसमें जो एक चीज है ये वाली, अब मैं एक स्लैंटेड एक सैक बना रहा हूँ, मतलब एक सिस्टर नहीं बनाई है मैंने, एक हमारे पास ये एक सिस्टर नहीं है हमारे पास, ये वाली चीज है एक मैंने बनाई। ऐसे बहुत सारी जब आपस में मिल जाएंगी तो फिर गोल्जी अपरेटस बन जाएगा। अब एक सिस्टरनी का जो नीचे वाला रूप होगा, नीचे वाले इस चीज को हम कहेंगे सिस, और जबकि ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे हम, ट्रांस, और इस पूरे को क्या कहेंगे हम, सिस्टरनी, और जब ये बहुत सारी आपस में मिल जाएंगे इसको हम कहेंगे गोल्जी अपरेटस। तो अब मैं इसको थियोरेटिकल आपको समझाऊंगा तो ये आपको मजीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलते हैं इसकी, अगर हम सबसे पहले गोल्जी अपरेटस को देखें तो ये इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी। इसने 1898 में इसको डिस्कवर किया सेल में। ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है क्योंकि ये सेल का खाली हिस्सा मैंने पहले भी बताया साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस का खाली हिस्सा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और इसको 1906 में नोबेल प्राइज भी दिया गया इसके काम की वजह से। अगर इसको हम देखें कि ये एक सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स इन द साइटोप्लाज्म, फ्लैटेंड कहते हैं चिपका हुआ, चिपचिपे जैसे होते हैं, लेसदार जैसे होते हैं, ये भी एक चिपके हुए मतलब चिपके हुए, चिपके हुए थैलियां होती हैं, थैलियां, सैक मीन थैली, तो चिपकी हुई थैली होती हैं ये आपस में, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होते हैं। उसके अलावा दी अगर इसकी डेफिनेशन का जिक्र करें तो वो यूं होगी कि दीज फ्लैटेड सैक्स आर स्टॉक ओवर ईच अदर एंड मेक अ स्ट्रक्चर नोन एज गोल्जी apparatus। के वही बात कि अगर ये सिस्टर्नी या फिर ये फ्लैटेड सैक्स आपस में एक दूसरे के ऊपर मिल जाएं तो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गोल्जी apparatus। अच्छा, आपको एक और बात मैं आपको बता दूं कि गोल्जी apparatus के और भी दो नाम हैं जो कि मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ।
एक गोल्जी apparatus कहते हैं, ये पहला नाम हो गया। इसको गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे इसको गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं इसको। अगर ये तीनों आ जाएं तो इसका मतलब गोल्जी apparatus की ही बात हो रही है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि ईच फ्लैटेड सैक इज नोन एज सिस्टर्नी, कि एक जो यहाँ पे फ्लैट चिपका हुआ एक थैली होगी, एक थैली को हम कहेंगे सिस्टर्नी, और जब बहुत से मिलेंगे तो वही गोल्जी apparatus। और इसके बाद ये हमारे पास ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। ये मैंने एनिमल सेल बनाया है, अगर प्लांट सेल होता तो उसके भी साइटोप्लाज्म में ये आपको मिलता। उसके बाद हमने इसमें एक और चीज पढ़ी, ये वाली गोल्जी वेसिकल के बारे में। अब गोल्जी वेसिकल जो है वो इट इज मॉडिफाइड प्रोटीन कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन, ये वाली प्रोटीन आ रही थी उसके अंदर, ये उसको क्या करता है, पैक्ड करता है देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन। इस अपने अंदर ये इसको पैक करेगा, पैक करने के बाद इसको एक बाउंडेड सैक, एक थैली बन जाती है, कि अपने अंदर इसने प्रोटीन को पैक कर लिया और एक बॉन्ड बना, मतलब बाउंडेड मेम्ब्रेन बना ली इसने इसके अंदर। उसके बाद ये क्या करता है, इन्वॉल्व इन सेलुलर सेक्रेशन करता है, ठीक है, कि ये सेल में ही रहता है, ये फिर सेल के बाहर फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे एक बात है कि अगर आपसे कोई पूछे कि गोल्जी apparatus को फंक्शन के बारे में, तो आपने दो लफ्ज यहाँ पे याद कर लेने हैं। एक दो लफ्ज हैं पी पी। एक पी से मुराद है, इस पी से आप मुराद लेंगे पैकिंग, और इस पी से मुराद लेंगे आप प्रोसेस। कि जब गोल्जी वेसिकल इस चीज के पास आई तो इसने अपनी जो इसके अंदर जो भी मटेरियल था उसने इसके अंदर किया और इसने इसको क्या कर लिया, पैक कर लिया। पैक करने के बाद ये जो था इसके अंदर एक प्रोसेस हुआ, मतलब प्रोसेस से मुराद तब ये सिर्फ अकेली प्रोटीन थी यूं समझ लें। फिर उसके अंदर इसने फर्ज कर ले, ये जो स्ट्रक्चर है गोल्जी apparatus का, इसने इसके अंदर क्या डाला, ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज का, या फिर फॉस्फेट डाल दिया, फॉस्फोराइलेशन कर ली इसने, फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड कर दिया। मतलब इसमें कोई ना कोई चेंजिंग की, यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ, एक अमल हुआ। अमल होने के बाद जो हमारे पास एक नई गोल्जी वेसिकल निकली, वो हमारे लिए मुफीद थी, सेल के लिए भी मुफीद थी, उसने सेलुलर सेक्रेशन का फंक्शन परफॉर्म किया। तो बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर था वो था गोल्जी apparatus के बारे में, जिसमें हमने गोल्जी apparatus को डायग्राम की मदद से भी डिस्कस किया और उसको थ्योरेटिकल भी डिस्कस किया। तो अगर मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँ तो वो ये होगा कि गोल्जी apparatus को एक इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी, 1898 में उसने इसको डिस्कवर किया, 1906 में उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। और ये जो छोटे छोटे चिपके हुए थैले होते हैं साइटोप्लाज्म में, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, गोल्जी apparatus कहते हैं। और हर थैले को हम अकेले को क्या पढ़ेंगे, सिस्टर्नी पढ़ेंगे, और ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। उसके अलावा जब RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाते थे उसको एक स्ट्रक्चर पैक करता है उसको अपने अंदर, उस स्ट्रक्चर का नाम है हमारे पास गोल्जी वेसिकल। फिर गोल्जी वेसिकल के अंदर दो चीजें होती हैं, पीपी कि पैकेजिंग एंड प्रोसेस होता है। वहां पे जब पैकिंग और प्रोसेस होता है तो उसके बाद पैकिंग और प्रोसेस के बाद हमारे पास एक जो नई चीज बन के आती है वो सेल सिक्रेशन भी करता है। अगर सेल सिक्रेशन नहीं करता तो फिर उस सेल के अंदर ही कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।